सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी बॉडी का जो ऑब्जेक्ट बड़ा है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द नेम ऑफ टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। आपने अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े, जैसे एनएलएम पढ़ा है, सर्कुलर पढ़ा हुआ है, काइनेमेटिक्स पढ़ा हुआ है, जब भी आप लोगों ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, वेलोसिटी निकाली, एक्सीलरेशन निकाला, तो आपने एक पॉइंट की निकाली है, आपने बॉडी को बहुत छोटा माना है, एक पॉइंट मास माना है। जैसे मैं बात करूं, मान लो कोई एक ब्लॉक था आपके पास, स्मॉल एम मास का, आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F1, आपने लगाया इधर F2 और लगा दिया F3, 3 फोर्स आपने लगा दी। तो आपने क्या कहा, जब इसका फ्री बॉडी बनाया आपने, तो एक पॉइंट बनाया और आपने कहा दिस इज द F2 और F3 एंड F1, और इसका मास लिख दिया आपने M1। द एक्सीलरेशन ऑफ दिस मास इज A। The acceleration of this mass is A। तो आपने इसको सोल्व किया और सोल्व करके एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट मास निकाल लिया, और वही एक्सीलरेशन आपने इस बॉडी का बताया, इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन वही होगा जो इस पॉइंट मास का होगा। लेकिन अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े आपने, उसमें आपने ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा माना है, पॉइंट मास माना है। लेकिन यदि आपके पास ऑब्जेक्ट काफी बड़ा हो, तब क्या करेंगे? लेट अस सी, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है हमारे पास, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इस तरह का है। क्या ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है? इस ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे मासेज, पार्टिकल ऑफ मास से यह ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं। लेट दिस इज द F1, दिस इज F2, दिस इज F3 एंड दिस इज Fn। मैंने 4 पॉइंट ले लिए, M1, M2, M3, M3 और Mn। इस तरह से इस बॉडी के हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहे होंगे, और हर बॉडी के पार्टिकल का एक एक्सीलरेशन होगा, इसका A1, A2, A3 और An। तो हम लोग इस बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? किस बॉडी का एक्सेलरेशन यह होगा? तो हम क्या करते हैं, इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मानते हैं और उस पॉइंट मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं, वही पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन हमें बताता है। अब आप देखेंगे कि वह पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर सारा मास कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा। उस पॉइंट मास पर सारा मास आपका कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा। लेट दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के अंदर इस तरह का पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाता है, जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट मान लिया जाता है, और उस पॉइंट मास पर सारे फोर्स अप्लाई कर दिए जाते हैं। लाइक दिस। अब मैं आसानी से इस पॉइंट मास का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। तो मुझे बड़ी बॉडी में से जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं,
उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये हमें सर्च करना होगा कि या यहां पर होगा, या यहां होगा, या यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। तो हमें सबसे पहले किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा और उससे ही पहले हमें पॉइंट्स के सेंटर ऑफ मास निकालने होंगे। तो हम लोग सबसे पहले किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। मान लो इस तरह की कोई बॉडी है, ये बहुत सारे पॉइंट से बनी हुई है। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। M1 पॉइंट, M2 point, M3 point, Mn point. Let R1 is the position vector of mass M1. Let R2 is the position vector of mass M2 and let R3 is the position vector of mass M3 and let Rn is the position vector of mass Mn. इसी बॉडी में सेंटर ऑफ मास होगा। let this is the center of mass of the body or position vector of this center of mass is RCOM. अब हमें इस पोजिशन वेक्टर को पता करना है कि यह पोजिशन वेक्टर क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। तो हम लोग इस तरह सेंटर ऑफ मास को निकालते हैं। RCOM ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस Mn Rn upon M1 plus M2 plus M3 plus plus Mn. This is the position vector of center of mass, where R1 is the center of mass of a point mass M1, R2 is the position vector of the mass M2. Where R1 is the center of mass of M1 and that is Rn is the center of mass of Mn and RCOM is the position vector of RCOM is the position vector of M1 at center of mass of body. R1 is the position vector of M1 and of Mn. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि आपको किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो यदि आपको पोजीशन वेक्टर पता है अलग अलग पॉइंट के M1, M2, M3, M4 के, तो हम लोग इस तरह से सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं।
separate R1 is x1ik plus y1jk plus z1kk, and R2 is x2ik plus y2jk plus z2kk, and RCOM xCOMik plus yCOMjk plus zCOMkk। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि xCOM निकालना हो, yCOM निकालना हो, zCOM निकालना हो आपको, तो R1, R2, Rn की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग और अलग अलग xCOM, yCOM और zCOM निकालेंगे। Keep the value of R1, R2 and RCOM. So I can write it xCOMik plus yCOMjk plus zCOMkk is equal to M1। R1 को लिखूंगा मैं x1ik plus y1jk plus z1kk plus M2 x2ik plus y2jk plus z2kk plus z upon M1 plus M2 plus z plus Mn। Now separate the terms of I from left hand side to right hand side and separate the terms j cap वाली और k cap वाली, I, j और k तीनों की अलग अलग टर्म्स को अलग अलग करेंगे हम लोग। अब तो I can found the xCOM is equal to M1 x1 plus M2 x2 plus z upon M1 plus M2, like yCOM बराबर M1 y1 plus M2 y2 plus z upon M1 plus M2 plus z। और इसी प्रकार zCOM निकालना होगा हमें, तो I can write M1 z1 plus M2 z2 plus upon M1 plus M2 z। इस प्रकार में सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनके थ्रू हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। मान लो लेट देयर आर 2 पॉइंट्स, this is M1 and this is M2. Distance between M1 and M2 is D. मुझे इन दोनों पॉइंट का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो I can take the here origin, this is X and this is Y.
This is x, this is y. अब हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास केवल x में ही होगा, y में नहीं होगा. The coordinate of M1 is 0, 0 and coordinate of M2 is D, 0. Then axiom is equal to M1 x1 plus M2D upon M1 plus M2. You can write M2D upon M1 plus M2. And y-CM is M10 plus M20 upon M1 plus M2 is equal to 0. इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास केवल x में रहेगा, y में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 है. तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट्स का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. यह यहाँ कहीं बीच में होगा, यह यहाँ कहीं पर बीच में होगा. दिस इज द एक्सियोम center of mass of two particles. थोड़ा आगे चलते हैं. Let's take the values and find out the center of mass. This is the 2 kg or this is 4 kg. There are two particles, 2 kg and 4 kg. इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर. The distance between both particles is 1 meter. Axiom क्या आएगा? 2 kg into 0 plus 4 kg into 1 upon 2 plus 4. That is 4 by 6 यानी कि 2 by 3 मीटर. तो इस सिस्टम का, दो पार्टिकल्स के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आया हुआ आया हमारे पास 2 by 3 m. फ्रॉम दिस पॉइंट, इस प्रकार हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं किसी भी टू पार्टिकल्स का. आगे बढ़ते हैं. अब यदि पार्टिकल इस प्रकार होते 10 kg, 20 kg, this is 10 मीटर. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना हो तो मैं कैसे निकालता? दिस इज 37, 0, 0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? द कोऑर्डिनेट ऑफ 20 kg mass is 8 and 6. आपको
हमको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां पर होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। देन एक्स इज 10 into 0 plus 20 into x upon 10 plus 20 यानी कि 160 upon 30 16/3 मीटर। YCOM 10 into 0 plus 20 into 6 upon 10 plus 20 यानी कि 4 मीटर। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा 4 मीटर और 16/3 मीटर यहां कहीं पर। सेक्शन बाय 3,4 इस प्रकार आप y और x में सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं M1 एंड M2। दिस इज M2। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला था, वो x में आया था। दोनों के बीच की डिस्टेंस है लेट L। तो आप लिख सकते हैं XUM इज इक्वल टू M2L अपॉन M1 प्लस M2। तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आया होगा, COM। Let this distance is x1 and let this is x2. So what is x1? When x1 is M2L upon M1 plus M2, and we know that x1 plus x2 is equal to L, then x2 is equal to L minus x1, that is L minus M2L upon M1 plus M2. Then x2 is equal to M1L upon M1 plus M2. Now taking equation number 1 and 2 and divide 1 by 2, you can write इससे ये एल कर जाएगा। You can see M1 x1 बराबर M2 x2। दिस इज ए वेरी गुड रिजल्ट। हम लोगों को ये रिजल्ट याद रखना चाहिए कि M1 x1 बराबर M2 x2 होता है, जहां पर x1 M1 से सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस है और जहां पर x2 M2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. लेट टू पार्टिकल्स, दिस इज ऑफ 2 kg and this is of 4 kg. Distance between two particles is 10 meter. अब देखिए ध्यान से. The center of mass 2 kg और 4 kg के बीच में होगा. That is here center of mass of the particles. Now I displace 2 kg block by 2 meter. Then question is that how much displace 4 kg mass so that center of mass remain at rest. तो समझा आप लोगों ने. जब मैंने 2 kg ब्लॉक को 2 मीटर डिस्प्लेस किया, then how much I must displace the 4 kg block so that center of mass remain at rest. तो मैंने मान लिया कि मैंने इसको 4 kg को x displace किया. Now I have to find the value of x. We can see that in previous example this is x1 and this was x2. And I can write 2x1 is equal to 4x2 from previous example. For this example, I can write 2 plus x1 यहाँ से यहाँ तक into 2 is equal to x2 plus x into 4 यहाँ से यहाँ तक, so that center of mass remain at rest. Calculate 4 plus 2x1 is equal to 4x2 plus 4x. From above, this cancel out. Then x is equal to 1 meter. So by displacing the 4 kg mass by 1 meter, we can now next example is अभी तक हम लोगों ने 2 पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास निकाले. नाउ हम लोग 3 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. लेट दिस इज 1 kg, 2 kg एंड दिस इज 3 kg. तीनों साइड्स बराबर हैं. 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर. हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो लेट एट x ओरिजिन, यहां से मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो आई कैन सी दैट सेंटर ऑफ मास x में भी होगा और y में भी होगा. तो सबसे पहले मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे. इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, 0. A triangle is isosceles triangle is 60, 60. So 60.
तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे अपने 10 और 5,5√3. Now I can write XUM M1 X1 2 into 0 plus M2 X2 3 into 10 plus M3 X3 1 into 5 upon 2 plus 3 plus 1. Calculate 0, 35 upon 6. YCM निकालें इसी प्रकार. M1 Y1 M2 Y2 and M3 Y3 is equal to 5√3 upon 6 मीटर. इस प्रकार आप 3 पार्टिकल्स के सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोग 2 पार्टिकल जो अलग अलग थे, 3 पार्टिकल जो अलग अलग थे, उनका सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा. लेकिन यदि कंटिन्यूअस मास जैसे रोड, डिस्क, स्फीयर, ट्रायंगुलर प्लेट, कोन, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि किसी रोड के अंदर क्या इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे, तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स लिखने के लिए M1 X1 M2 X2 M3 X3 लिखना यह बहुत ज्यादा हैवी वर्क हो जाएगा. तो इसके लिए अलग से कुछ करते हैं. कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास निकालना है हमें. द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन. सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो YCM, XCM और ZCM हमें निकालना होगा. तो इसके लिए जो फॉर्मूले काम लेते हैं, हम लेते हैं XCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन dm, कॉमा YCOM is equal to YDM upon DM, and third is ZCOM is equal to ZDM upon DM. इस प्रकार आप कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, रोड का, कोन का, स्फीयर का इन फॉर्मूलों के थ्रू सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं. हम एक एक करके एग्जांपल लेंगे. लेकिन यहाँ पर DM इज द मास ऑफ द एलिमेंट विच यू एज्यूम्ड, एंड X, Y, Z क्या है? X, Y and Z आर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द एज्यूम्ड एलिमेंट, वेयर DM इज स्मॉल एलिमेंट. ये क्या होता है समझेंगे हम इसको. एंड X, Y and Z are the coordinates of center of mass of DM element.
बहुत ध्यान देने वाली बात है, यह पॉइंट स्टार पॉइंट है कि जो एक्स वाई जेड है आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम एलिमेंट। अब हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल लेते हैं और सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने दो अलग अलग पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकाला है। जैसे आपको दो पॉइंट, एक पॉइंट मास m1, दूसरा पॉइंट मास m2, तो आप लोग इनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यदि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो, जैसे कि एक रोड में इनफाइनाइट m1 मास के पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास निकालना आसान नहीं होगा। इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में तीन फॉर्मूले दिए थे। पहला फॉर्मूला x COM इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ dm x अपॉन dm। दूसरा y डायरेक्शन में आपको जब सेंटर ऑफ मास निकालना था तो आपने निकाला dm y अपॉन dm, और z डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए dm z अपॉन dm। इस प्रकार आप बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द सेंटर ऑफ मास x-COM, y-COM, z-COM of a continuous mass distribution body। अब हम लोग एक अलग अलग बॉडी लेंगे, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, जैसे रोड, डिस्क, रिंग, कॉन, हेमिस्फीयर, होलो हो या सॉलिड हो, इन सब का हम लोग सेंटर ऑफ मास वन बाय वन करके निकालेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमें तीन बातें सीखनी होगी। वह क्या है? लैम्बडा, सिग्मा एंड रो। व्हाट इज लैम्बडा, व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज रो? तो लैम्बडा इज mass of unit length, sigma mass of unit area, rho mass of unit volume। यहां पर लैम्बडा, सिग्मा और रो मास डेंसिटी है, जहां पर लैम्बडा मास ऑफ यूनिट लेंथ, सिग्मा मास ऑफ यूनिट एरिया और रो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। लैम्बडा को हम काम किसके लिए लेंगे, सिग्मा को किसके लिए लेंगे और रो को किसके लिए लेंगे, इसे देखते हैं हम लोग सबसे पहले। लैम्बडा मास ऑफ यूनिट लेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। Let this is a rod of length L. Mass of rod is capital M. Then unit
mass of unit length of this rod is lambda is equal to m by l. अब ये हमारे क्या काम आएगा? लेट एक सेगमेंट लेंगे हम लोग x ऑफ दिस रोड और मुझे इस x लेंथ का मास निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मास ऑफ दिस सेगमेंट x इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स, दैट इज m by l इंटू एक्स. इस तरह से लैम्बडा की हेल्प से हम लोग किसी भी पार्ट का, छोटा या बड़ा पार्ट का मास निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, सिग्मा. मास ऑफ यूनिट एरिया. मास ऑफ यूनिट निकालना है आपको. दिस इज ए disk of radius r. Mass of this disk is m. The area of the disk is area of disk is pi r square. Then we can say that sigma is मास ऑफ यूनिट एरिया. मीन्स मास में इसके एरिया का डिवाइड कर दूं मैं, तो आई विल गेट सिग्मा मास पर यूनिट एरिया. अब हमारे ये क्या काम आएगा? मान लो एक छोटी सी डिस्क स्मॉल आर लेंथ की इस बड़ी डिस्क में है, मुझे इसका मास निकालना है. इसका मास क्या होगा? मास ऑफ स्मॉल एम आर दिस इज सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर. इसके एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दे. देन कीप द वैल्यू ऑफ सिग्मा एम आर इज इक्वल टू एम अपॉन pi r square into pi small r square. pi से pi चला जाएगा और you will get your answer small r square upon capital R square into m. इस प्रकार आप किसी भी एरिया की, एक डिस्क में किसी भी एरिया का मास निकाल सकते हैं. Third is rho. Mass per unit volume. Let this is a solid hemisphere. The volume of solid hemisphere V is four by three pi r cube. This is the solid hemisphere.
sphere, sorry, solid sphere, V is equal to 4 by 3 pi r cube. Mass of the sphere is m. Then rho is equal to m by 4 by 3 pi r cube. इस प्रकार आप रो निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है किसी भी एक छोटे स्फीयर का जिसकी रेडियस r1 है, इसका मास निकालना है। तो मास ऑफ r1 is equal to rho into pi r1 cube, that is m upon 4 by 3 pi r cube pi r1 cube, sorry 4 by 3 वॉल्यूम आएगा, 4 by 3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा। आंसर इज r1 क्यूब अपॉन r क्यूब। इस प्रकार आप r1 के छोटे स्फीयर से r1 के छोटे स्फीयर का मास रो की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब सेंटर ऑफ मास है रोड, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रोड, हमें रोड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या होगा, दिस इज रोड ऑफ ए लेंथ, mass of road is m and length of the road is l. क्या इसका सिमेट्रिक, क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर होगा? लेट दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। एक्स पर जाके मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया, दैट इज dx। मेरा सबसे पहला काम है कि dx का मास निकालना, दैट इज dm। तो व्हाट इज dm? सबसे पहले dm निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका लैम्बडा लिखूंगा। लैम्बडा इज m by l dn, देन dm is equal to lambda into dx. Keep the value of lambda, then you will get m by l into dx. तो dm आ गया हमारे पास। अब इस छोटे से dm मास का क्या सेंटर मास यहीं पर होगा, तो मैं सेंटर मास लिखता हूं XCOM is equal to integration of dm x upon क्या dm, what is the value of dm? m by l into dx into x upon m by l into dx। इंटीग्रेशन के रोड का 0 से l, 0 से l, देन
एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से L, x 0 से L, इंटीग्रेट एंड सॉल्व यू विल गेट L बाय 2। इस प्रकार आप आसानी से इस रोड का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं और रोड का सेंटर ऑफ मास आया L बाय 2। Center of mass of half ring if there is a ring of mass m and radius r, इस रिंग का मास m है और इसकी रेडियस r है, हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखने में पता लग रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास यदि मैं इसको x मान लूं, इसको y मान लूं, तो x कोऑर्डिनेट इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे y सेंटर ऑफ मास निकालना है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग। लेट लैम्डा इज द मास ऑफ यूनिट लेंथ, देन लैम्डा हो जाएगा आपका इसका m अपॉन पाई r। पाई r इज द लेंथ ऑफ हाफ रिंग, कंप्लीट रिंग की 2 पाई r, हाफ रिंग की पाई r हो जाएगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन पाई r। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, थीटा पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा लेना होगा। द लेंथ ऑफ this small element is r d theta. Length of this small element is r d theta. Then mass of this small element is less dm, that is lambda into r d theta, that is m upon pi r d theta. We know that y center of mass integration of dm y upon dm। हमारे पास एज्यूम्ड एलिमेंट का dm तो है, अब हमें निकालना है y। What is y? Y is the coordinate of center of mass एज्यूम्ड एलिमेंट। एज्यूम एलिमेंट का, ये आपने जो एलिमेंट एज्यूम किया हुआ है छोटे, इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट ही y है। तो यहां देखें, ये r है, दिस इज r cos थीटा और दिस इज r sin थीटा। So you can write coordinate of the center of mass is r cos theta comma r sin theta. So what is y? Y is nothing but y is r sin theta. Now keep value of dm and y and find the answer. dm is lambda r d theta and y is r sin theta. dm is lambda r
डी थीटा। रिंग का इंटीग्रेशन करना है मुझे, थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, डी थीटा 0 से लेकर पाई तक थीटा वेरी करता है, 0 to पाई, 0 to पाई। लेमड़ा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, लेमड़ा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा लेमड़ा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अपॉन लेमड़ा आर डी थीटा 0 to पाई, 0 to पाई। लेना लेना कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। यू कैन गेट द आंसर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा माइनस कोस थीटा वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा ऊपर 2r अपॉन पाई इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए हाफ रिंग। इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आया 2r अपॉन पाई। तो यू कैन से दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिंग इज हियर, length is this is 2r upon pi। इस तरह से हम लोग हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं।